हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 2, ठीक है, जो कि है आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए, जिसमें हम आपसे प्रीवियस ईयर पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन के लास्ट में आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति में नई स्लाइड डालने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो ये होता है आपका कंट्रोल+M, ठीक है। कंट्रोल+N से क्या होता है, ये नई प्रेजेंटेशन को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल+A का यूज सेव के लिए यूज किया जाता है और कंट्रोल+X का यूज कट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बलात्कार से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं, धारा 370, दूसरा 375, तीसरा 380 और चौथा है 385। जो सही जवाब है ये है आपका 375 और ये आईपीसी के तहत सही जवाब है। अब आईपीसी के तहत बीएनएस 2023 का यूज किया जाता है और इसके तहत आपकी धाराएं लगाई जाती हैं, ठीक है, जो कि इसका फुल फॉर्म है भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी के सेक्शन 375 में बलात्कार की परिभाषा और शर्तें दी गई थी। 2013 के क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में इसकी परिभाषा को व्यापक किया गया था, ठीक है। अदर सेक्शंस की बात करें तो एक है आपका 370, ये आईपीसी के तहत मानव तस्करी से संबंधित था। 380 चोरी से और 385 उगाही का प्रयास यानी कि पुटिंग अ पर्सन इन अ फियर ऑफ इंजरी फॉर एक्सटॉर्शन, ठीक है, इसके लिए यह संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रीट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? पहला आपका ऑप्शन है क्यो वारंटो, दूसरा है प्रोहिबिशन, तीसरा है हेबियस कॉर्पस और चौथा है मंडेमस। तो जो सही जवाब है ये है आपका क्यो वारंटो, ठीक है। क्यो वारंटो का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए किया जाता है जो गैर कानूनी रूप से सार्वजनिक पद पर बैठा हो और कोर्ट उससे यह पूछती है कि तुम्हारा अधिकार क्या है, ठीक है। प्रोहिबिशन की बात करें तो निचली अदालत को रोकने के लिए वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाए। और हिबियस कॉर्पस की बात करें तो यह अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाने के लिए ये आपका रीट जारी किया जाता है। और मैंडामस की बात करें तो ये सार्वजनिक अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देता है ये रीट, ठीक है। आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के द्वारा 5 तरह की टोटल रिट जारी की जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। और इन 4 रिट के अलावा एक कौन सा रिट है, ये है आपका सर्टियोरेरी, ठीक है। इस रिट के तहत जो आपका हायर कोर्ट है ये लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देता है कि वो जुडिशियल रिव्यू के लिए अपने केस को आगे फॉरवर्ड करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ ए में भारत के पड़ोसी देश का स्तंभ बी में उनकी आधिकारिक भाषाओं से मिलान कीजिए। आपके लिए दिया गया है कॉलम ए में कंट्री का नाम और कॉलम बी में ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। जो श्रीलंका है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ये है आपका तमिल, ठीक है, तो 1 का मैच सी से हो जाएगा। चीन की बात करें तो चीन का जो भाषा है ये है आपका मंदारिन, ठीक है, मंदारिन यानी कि 2 का ए से आपका मैच हो जाएगा। म्यांमार की बात करें तो इसका भाषा है बर्मी, ठीक है, 3 का बी से हो जाएगा। और भूटान की बात करें तो इसकी भाषा है जोंगखा, ठीक है, यानी कि आपका 4 का मैच डी से हो जाएगा। इसके लिए जो आपका सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की भाषा है सिन्हला और तमिल दोनों आधिकारिक भाषाएं हैं। और चीन की बात करें तो जो आपका मंदारिन है इसकी एकमात्र आधिकारिक भाषा है, ठीक है। म्यांमार की बात करें तो बर्मीज यहाँ की आधिकारिक भाषा है और भूटान का आपका जो जोंगखा है ये यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के समय में अस्तित्व में आए लखनऊ घराने को निम्न में से किसने विकसित किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, उस्ताद बख्तवार खान, दूसरा है पंडित कलका प्रसाद, तीसरा है पंडित ठाकुर प्रसाद और चौथा है पंडित विंदावर प्रसाद। तो जो सही जवाब है ये है आपका पंडित ठाकुर प्रसाद, ठीक है। लखनऊ घराना कथक का एक प्रमुख घराना है, इसे वाजिद अली शाह के संरक्षण में उभार मिला था। पंडित ठाकुर प्रसाद और आगे चलकर उनके पुत्र कलका बिंदादीन ने इसे विस्तार दिया था, ठीक है। इस घराने की विशेषताएं की बात करें तो नजाकत, नफासत और भाव प्रदर्शन, ठुमरी आधारित अभिव्यक्ति इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है।
उस्ताद बख्तवार खान की बात करें तो ये एक संगीतकार हैं, ठीक है। और पंडित कलका प्रसाद की बात करें तो ये ठाकुर प्रसाद के पुत्र हैं। पंडित बिंदावर प्रसाद की बात करें तो ये कथक के महान नर्तक हैं, ठीक है। और कलका और बिंदा दिन की जो जोड़ी थी ये अत्यंत प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु का नहीं है? पहला है अमनवारी, दूसरा है खुबा केसई, तीसरा है वेलुपट्टू और चौथा है नाट्टुपुरा। तो जो सही जवाब है ये है आपका खुबा केसई, ठीक है। खुबा केसई मणिपुर का पारंपरिक लोक संगीत या फिर नृत्य है। यह टांग टा यानी कि मार्शियल आर्ट और पारंपरिक सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो जो आपका अमनावारी है ये देवी अम्मन की स्तुति में गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, तमिलनाडु के लोक संगीत हैं। विल्लू पट्टू की बात करें तो ये धनुष का उपयोग करके कहानी सुनाने का प्रसिद्ध तमिल लोक संगीत है। और आपका नाट्टुपुरा की बात करें तो ग्रामीण जीवन पर आधारित पारंपरिक लोकगीत तमिलनाडु की यह एक प्रमुख लोक शैली में से एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम 1827 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है मैग्नोमीटर के आविष्कार के लिए, दूसरा है धारा प्रतिरोध और वोल्टेज के बीच गणितीय संबंध स्पष्ट करने के लिए, तीसरा है नाभिकीय कणों के चुंबकीय गुणों को मापने के लिए और चौथा है विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रवर्धित और मॉड्यूलेट करने वाले उपकरण के विकास के लिए। जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि धारा प्रतिरोध और वोल्टेज के बीच गणितीय संबंध स्पष्ट करने के लिए। और इन्होंने क्या मैथमेटिकल आपका जो रिलेशन ये दिया था वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच, तो ये है आपका V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज विजार्ड डैश टैब के अंतर्गत होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है रिव्यू, दूसरा है होम, तीसरा है मेलिंग्स और चौथा है इंसर्ट। तो जो सही जवाब है ये है आपका मेलिंग्स। मेल मर्ज का उपयोग लेटर, सर्टिफिकेट, एड्रेस लेबल आदि को बल्क में तैयार करने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज विजार्ड का यूज स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर होता है, ठीक है। होम का बात करें तो इसमें आपका आता है फॉन्ट, पैराग्राफ और क्लिपबोर्ड कमांड। रिव्यू की बात करें तो इसमें स्पेलिंग और ट्रैक चेंजेज आदि आते हैं। और इंसर्ट की बात करें तो इसके अंतर्गत टेबल्स, पिक्चर्स और हेडर फुटर आदि आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में 0 अंक को डैश कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है लव, ठीक है। बैडमिंटन, टेनिस और रैकेट खेलों में 0 को लव कहा जाता है। यह पुरानी फ्रेंच भाषा के शब्द लॉफ यानी कि अंडा से आया है जो शून्य के आकार जैसा होता है, ठीक है। आउट की बात करें तो ये शॉर्ट सीमा के बाहर जो होती है उसके लिए आउट का यूज किया जाता है। इन का यूज आपका गेंद खेल क्षेत्र में गिरी हो उसके लिए यूज किया जाता है। और प्ले का यूज खेल चालू के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपके सुकर्णो, ठीक है। डॉक्टर सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे और 1950 के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और भारत गणतंत्र बना था। अदर ऑप्शंस की बात करें तो एक है आपका गमाल अब्देल नासिर जो कि थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति। दूसरा है आपका क्यामे नक्रूम, ये घाना के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। और आपका जो तीसरा है ये है आपका जोसेफ ब्रोज टीटो, ये युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या होता है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर व्यय का आय पर अधिक होना, दूसरा है ऋण पर ब्याज भुगतान सहित व्यय का आय पर अधिक होना, तीसरा है ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर आय का व्यय पर अधिक होना और चौथा है ऋण पर ब्याज भुगतान सहित आय का व्यय पर अधिक होना। तो जो राजस्व घाटा होता है ये होता है आपका ऋण पर ब्याज भुगतान सहित व्यय का आय पर अधिक होना, ठीक है। यानी खर्च का आय के से ज्यादा होना। रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो ये आपका निकाला जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसिप्ट से माइनस करके, ठीक है। यह बताता है कि सरकार अपनी दैनिक चलने वाली गतिविधियों जैसे कि सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान में घाटे में है, ठीक है। उच्च रेवेन्यू डेफिसिट संकेत देता है कि सरकार उधार लेकर खर्च चला रही है। FRBM एक्ट सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट कम रखने के लिए बाध्य करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं अस्थाई, दूसरा है कृति, तीसरा है पदम और चौथा है ठुमरी। जो सही जवाब है ये है आपका ठुमरी। ठीक है, ठुमरी ये हिंदुस्तानी क्लासिकल शैली का लाइट क्लासिकल फॉर्म है। कर्नाटक संगीत के 3 प्रमुख प्रकार की बात करें तो एक है आपका वर्नाम, दूसरा है कृति, तीसरा है रंगम, तन्नम, पल्लवी। ठीक है, अदर ऑप्शंस में दिए गए एक है आपका स्थाई। इसकी बात करें तो ये कर्नाटिक म्यूजिक में पिच रेंज का रूप होता है। कृति की बात करें तो ये कर्नाटक का सबसे प्रमुख कंपोजिशन फॉर्म होता है। ठीक है, और पदम की बात करें तो ये कर्नाटकी रिपिटोयर में मिलती है, अक्सर भक्ति या फिर श्रृंगार भाव के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं पांड्य वंश, दूसरा है पल्लव वंश, तीसरा है राष्ट्रकूट वंश और चौथा है पूर्वी गंग वंश। जो सही जवाब है ये है आपका पूर्वी गंग वंश। ठीक है, इसका निर्माण नरसिंह देव फर्स्ट ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर का आकार एक विशाल रथ जैसा है जिसमें 12 जोड़ी पत्थर के चक्के हैं और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वर्ष 1984 में सम्मिलित किया गया था। विशिष्ट कला शैली की बात करें इसकी तो ये है आपका कलिंग आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ। ठीक है, अदर ऑप्शंस की बात करें तो एक है आपका पांड्य डायनेस्टी जो कि दक्षिण भारत जैसे कि मदुरई क्षेत्र से संबंधित है। पल्लव डायनेस्टी महाबलीपुरम मंदिर निर्माण से प्रसिद्ध है। ठीक है, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी एलोरा का कैलाश टेम्पल के बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है? ये है आपका आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो नागरिकता के ग्रहण और उसके टर्मिनेशन से संबंधित लॉ बना सकती है। ठीक है, इसके आधार पर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था और संविधान के आर्टिकल 5 से 10 के बीच नागरिकता की ओरिजिनल प्रोविजन देते हैं। ठीक है, लेकिन कानून बनाने की शक्ति केवल आर्टिकल 11 में है। ठीक है, आर्टिकल 5 की बात करें तो ये आपका संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट पर सिटीजनशिप कौन होगा। आर्टिकल 6 संबंधित है पार्टीशन से संबंधित। ठीक है, और आर्टिकल 8 जो संबंधित है ये है आपका भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले लोगों से। अगला क्वेश्चन है फेंसिंग में प्रतिद्वंदी के आक्रामक वार को रोकने वाली रक्षात्मक ब्लेड चाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं रिप्राइज, दूसरा है सेवर, तीसरा है रिडबलमेंट और चौथा है पैरी। जो सही जवाब है ये है आपका पैरी। ठीक है, पैरी की बात करें तो यह प्रतिद्वंदी के अटैक को ब्लॉक करने की डिफेंसिव टेक्निक होता है। पैरी के कई प्रकार होते हैं जैसे कि पैरी 4, पैरी 6 या फिर सर्कुलर पैरी। ठीक है, फेंसिंग में 3 मुख्य वेपन्स होते हैं जैसे कि फॉयल, इप्पी और सेबर। ठीक है, अदर ऑप्शंस की बात करें तो एक है आपका रिप्राइज जो कि अटैक के बाद दोबारा हमला करने से संबंधित है। सेबर की बात करें तो ये फेंसिंग का वेपन टाइप होता है और जो आपका रीडबलमेंट होता है यह पहले अटैक के बाद तुरंत दूसरी अटैक जब अपोनेंट ने पैरी कर दिया हो तब ये यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रिफाइनरी और उसके राज्य का गलत जोड़ा मिला चुनिए। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है बीना रिफाइनरी जो कि मध्य प्रदेश से जोड़ा दिया गया है। यह है आपका बिल्कुल सही, बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि असम में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है कोयली रिफाइनरी जो कि गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। और आपका चौथा दिया गया है टाटीपाका रिफाइनरी जो कि तेलंगाना में स्थित है, तो ये है आपका ऑप्शन गलत। ठीक है, जो आपका टाटीपाका रिफाइनरी है ये असल में आंध्र प्रदेश राज्य के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, यह ओएनजीसी की एक छोटी रिफाइनरी है जिसकी क्षमता लगभग 0.066 MMTPA है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी आपका जामनगर जो कि गुजरात में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स रिलायंस इंडस्ट्री की है। अदर करेक्ट पेयर की बात करें तो जो बीना रिफाइनरी है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और ये भारत ओमान रिफाइनरी है। ठीक है, यानी कि बीपीसीएल है। आपका जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में स्थित है ये आपका एनआरएल और असम की प्रमुख रिफाइनरी है। ठीक है, और जो आपका कोयली रिफाइनरी है ये गुजरात में स्थित है और ये आईओसीएल की सबसे पुरानी और बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश तब उत्पन्न होता है जब जनसंख्या में गैर कार्यकर्ताओं की तुलना में
कार्यकर्ताओं का अनुपात बढ़ जाता है। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या की आयु संरचना, दूसरा है जनसंख्या संवेग, तीसरा है वृद्धावस्था आश्रितता अनुपात और चौथा है जनसांख्यिकीय लाभांश। तो जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जनसांख्यिकीय लाभांश। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो ये तब आता है जब आबादी में वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से 64 के बीच अधिक हो जाती है, तब ये आता है। ठीक है, इससे देश की उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक विकास तेज होती है। और भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जो गोल्डन पीरियड माना जा रहा है ये है आपका 2020 से लेकर 2055 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो ये आपका किया गया था वर्ष 2021 में। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में किया गया था। इसके तहत अडॉप्टेशन रिलेटेड केसेस का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया था और कुछ गंभीर आरोपों के लिए बाल संरक्षण गृहों की निगरानी मजबूत की गई थी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की पात्रता और जवाबदेही बढ़ाई गई थी। ठीक है, अदर ऑप्शंस की बात करें 2013 में जो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 था उसमें संशोधन किया गया था और यह निर्भया केस के बाद किया गया था जो आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अनुवांशिक विकारों का समूह है जो त्वचा बाल और आंखों के रंग यानी कि रंजकता को प्रभावित करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं अल्बिनिज्म, दूसरा है अलागिल सिंड्रोम, तीसरा है अल्कैप्टोन्यूरिया और चौथा है एंजलमैन सिंड्रोम। तो जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि अल्बिनिज्म। ठीक है, अल्बिनिज्म में मेलानिन पिगमेंट बनना बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। आंख, बाल, त्वचा सभी का रंग हल्का या फिर सफेद हो जाता है। ठीक है, यह ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। एल्बिनो व्यक्तियों को फोटोफेबिया और विजन रिलेटेड समस्याएं अधिक होती हैं और जो हमारे आंख, बाल या फिर त्वचा की जो रंग आती है ये आपका मेलानिन नामक पिगमेंट के कारण होती है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो एक है आपका एल्गेलिव सिंड्रोम जो कि आपका संबंधित है लीवर, हार्ट और फेस स्ट्रक्चर इससे प्रभावित होता है। और आपका जो दूसरा है अल्काइप्टोनुरिया ये आपका यूरिन ब्लैक होने वाली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है। ठीक है, इसमें जो आपका यूरिन होता है ये ब्लैक कलर की होने लगती है। और आपका अलग एक ऑप्शन है ये है आपका अंजलमैन सिंड्रोम जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और डेवलपमेंट डिले इससे होता है। ठीक है, स्पीच इशू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले नहीं है? और इन ऑप्शंस में जो सही जवाब है ये है आपका शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। रिंग केवल आउटर गैस जायंट के पास पाए जाते हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वीनस और मरकरी दोनों के पास कोई रिंग सिस्टम नहीं है। सैटर्न के रिंग सबसे बड़े और चमकदार और विस्तृत हैं। यूरेनस के रिंग काले और धूल वाले होते हैं और ग्रह का एक्सिस 98 डिग्री टिल्टेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम में से पुनः नामित किया गया था? तो ये आपका नामित किया गया था वर्ष 2021 में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को 6 अगस्त 2021 को नया नाम दिया गया। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था जिसकी स्थापना वर्ष 1991 से 92 के बीच हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। पहली बार यह पुरस्कार विजयवाड़ा के चेस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था और दिया गया था वर्ष 1991 से 92 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ग्रहण की है? ये आपका ग्रहण किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारतीय संविधान को समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कंकरेंट लिस्ट में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। वर्तमान में भारत में जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें टोटल 52 विषय शामिल हैं। ठीक है, यूएसएसआर से बात करें तो यहाँ इससे आपका लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। जापान से प्रोसीडिंग ऑफ लॉ मेकिंग कैबिनेट सिस्टम यहाँ से ली गई थी। जर्मनी से बात करें तो यहाँ से आपका इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआईडीएआई निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यूआईडीएआई की स्थापना वर्ष 2009 में किया गया था।
2016 में इसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाया गया और इसके तहत आधार एक्ट 2016 को बनाया गया था। मीटी के तहत काम करता है और आधार इनरोलमेंट, ऑथेंटिकेशन और डाटा सिक्योरिटी संभालता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। ये आपका बाबर और राणा संघा के बीच लड़ा गया था। ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस राणा संघा था, जो कि मेवाड़ के राजा थे। ठीक है। और ये 1527 में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर की दूसरी प्रमुख विजय थी और पहली थी आपकी पानीपत में, जो कि लड़ा गया था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 में। यह युद्ध के बाद बाबर ने भारत में अपनी सत्ता मजबूत की थी। उसने इस विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। राणा रतन सिंह की बात करें तो ये चित्तौड़ के शासक थे और अलाउद्दीन खिलजी से इनका युद्ध हुआ था 1303 में। महाराणा प्रताप की बात करें तो ये आपका हल्दी घाटी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जो कि अकबर से हुआ था 1576 में। मेदिनी राय की बात करें तो ये बाबर के समय बुंदेलखंड के राजा थे। ठीक है। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है, 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में समाज के वंचित वर्गों में शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा संगठन शुरू किया गया था? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है शोषित सेवा समाज, दूसरा है दीपालय समाज, तीसरा है प्रार्थना समाज और चौथा है सत्यशोधक समाज। जो सही जवाब है ये है आपका सत्यशोधक समाज को शुरू किया गया था। सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसकी स्थापना 1873 में की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा पुणे में। और इसका जो उद्देश्य था ये था आपका दलितों, स्त्रियों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, सामाजिक समानता और अधिकार देना, ब्राह्मणवादी सामाजिक भेदभाव का विरोध करना और भारत के सामाजिक सुधार आंदोलनों में से यह सबसे प्रभावशाली था। ठीक है। अदर ऑप्शंस की बात करें तो एक है आपका प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेट 25 क्वेश्चन का। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।